यहाँ भी बाहर 5-10 पुलिसकर्मी, नीचे 200-300 पुलिसकर्मियों के दस्ते, पूरा हॉस्पिटल एक तरह का छावनी, कैंप मिलिट्री बना दिया गया। किसी को मुझसे यहाँ भी मिलने नहीं दिया गया, बाहर जाने पे पाबंदी, हर चीज़ पे पाबंदी लगाई गई। ऐसा मेरे साथ ट्रीटमेंट किया गया। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आप लोग आके देखिएगा, बहुतों में आप लोगों ने देखा है। तो 21 तारीख को, ट्यूसडे को, ऑर्डर के बाद रात को मैं यहाँ गुड़गांव के हॉस्पिटल, वेदांता अस्पताल में पहुंचा और उसी रात, देर रात, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी आए। मुझे बताया गया इस एजेंसी के अफसरों ने कि वो आ रहे हैं कुछ बात करने, और फिर आए और उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़िएगा, हम चाहते हैं अनशन आपका न रहे, वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें कहा कि मैं यूं ही तोड़ने के लिए तो बैठा नहीं हूँ, शर्तें होंगी, उनको आप माने तो मैं अनशन तोड़ भी दूंगा। तो शर्तें पूछी गई हमसे। मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। वैसे ही मैंने कहा जो छात्र हैं सुसाइड विक्टिम्स, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। पार्लियामेंट में इस इशू पर और अकाउंटेबिलिटी पर पूरा बहस किया जाए। और एक नया हमने जोड़ा कि जो भी छात्र सीजेपी के और बाकी उनके लीडरशिप जिन्होंने प्रदर्शन किया है पीसफुली जंतर मंतर पर, और फिर 20 मार्च को संसद मार्च किया, उनमें से किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे, एफआईआर नहीं किए जाएंगे, तब मैं ये अनशन तोड़ूंगा। तो उन्होंने 1-2 को तो मानने की रजामंदी जाहिर की, 2-3 पर वो पूछ के बताएंगे ऐसा कहा, और फिर वो चले गए। अगले दिन शायद वो आएंगे, ऐसा मुझे बताया गया था कि आप तोड़िएगा, हम इस पे बात करके आएंगे और हाँ, हम आपको अनशन तोड़वाएंगे। मगर मैं नहीं चाहता था कि मैं अनशन उनके हाथों तोड़ूं, केंद्रीय मंत्रियों के हाथों। इसीलिए मैंने मांग की कि जो हमारे अलग अलग दलों के, राजनीतिक दलों के सांसद हैं, वो सब जितने आ सकें आएँ, और फिर हमारे छात्र नेता सीजेपी के आएँ, और लद्दाख के जो नेता लद्दाख से यहाँ आए थे वो आएँ, और उन सब के उपस्थिति में मैं अनशन तोड़ूं। अगले दिन मैंने इसके लिए उम्मीद की और आए भी लोग यहाँ पर। मगर अगले दिन सांसद आए कोई 15 से 20, उन्हें किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। बाहर गेट पर खड़ा कर 3-3, 4-4 घंटे इंतज़ार करवाया गया। सीजेपी के हमारे छात्राएं आई थी, उनको भी रोक कर रखा गया। लद्दाख के नेताओं को तो पूरा आधा दिन इंतज़ार करवा के शाम को खाली हाथ लौटा दिया गया। इस तरह से उन पर क्रूरता से व्यवहार किया गया। मुझसे, एक आज़ाद नागरिक से, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था, उससे मिलने तक नहीं दिया गया। अब हम इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्यवाही शुरू करने की सोच रहे हैं। अगर कोर्ट ने हमें कहा कि हम जहाँ चाहें जा सकते हैं, मिल सकते हैं, तो किसने और क्यों ऐसे लोगों को रोका है? तो पूरा दिन जो 22 तारीख का था वो इसी में चला गया। और जो केंद्रीय मंत्री थे वो तो आए नहीं, वो अपने मीटिंग्स करते रहे। हाँ, उन्होंने एजेंसीज़ के ज़रिए मुझसे हम ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये नेगोशिएशन पूरा दिन चलता रहा, अगले दिन तक भी, जिसमें वो इस्तीफ़ा, राज़ीनामा जो धर्मेंद्र प्रधान जी का है, उस पर तो वो टाइम लेना चाहते थे, अभी हम नहीं कह पाते हैं, वगैरह वगैरह। कॉम्पनसेशन का उन्हें समस्या नहीं था, पार्लियामेंट में डिस्कशन पे कोई समस्या नहीं थी, मगर जो छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उस पर उन्हें बहुत एतराज़ था। और मैंने कहा इसके बिना मैं अनशन बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। मैं अनशन तोड़ के चला जाऊं और जो छात्र हैं उन पर एफआईआर लगे, सालों साल उन्हें कोर्ट कचहरी में, जेल में, एनएसए में जाना पड़े। मुझे पता है लद्दाख में 24 सितंबर के बाद लगभग 80 नौजवानों पर क्या क्या गुजरी हैं। मैं नहीं चाहता था कि यही यहाँ के
सीजेपी के लीडर्स और छात्रों पर, वॉलंटियर्स पर हो, तो मैं उस पर अड़ा रहा कि इसके बिना मैं बिल्कुल अनशन नहीं तोड़ूंगा, चाहे मैं हफ्ता यहाँ पड़ा रहूँ। फिर आखिर उन्होंने कहा ये हम करेंगे मगर रिटर्न में नहीं दे सकते हैं, हम वर्बली कहेंगे। मैंने लॉयर्स से कंसल्ट किया, दिल्ली के नामी लॉयर्स, वकीलों से। उन्होंने भी कहा कि ये लिखित में तो कभी नहीं देगी सरकार, मगर हाँ वर्बल हो सकता है। मैंने नहीं माना, मैंने कहा जब तक लिखित में नहीं होगा मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं पढ़ा रहूँगा भूखा, आप जाइए। मगर देश में जिस तरह से बढ़ता जा रहा था छात्रों का आक्रोश, उसके चलते फिर 23 तारीख यानी कि कल रात को खबर लाई गई कि वो मान गए हैं, लिखित में देने के लिए भी कोई छात्रों पर कार्यवाही नहीं होगी। साथियों, मेरा इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान था कंडीशंस में से कि ये जो लीगल एक्शन है, ये एफआईआर्स हैं, उस पर, ना कि इस्तीफ़ा पर। जो रेजिग्नेशन है वो भी एक कारण है। मैं कह रहा था एक और वीडियो में कि मेरा दिमाग अलग तरीके से चलता है। मैं इस रेजिग्नेशन को बहुत ज़रूरी मेरे द्वारा करवाना नहीं समझता हूँ। आपको पता है ये रेजिग्नेशन जो कि छोटी सी बात है इस सरकार के लिए, ये ऐसा न करने से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। पूरे देश में उनकी नाम बदनाम हो रही है, गुस्सा हो रहा है, नफ़रत कर रहे हैं लोग। मुझे ये पता था कि इस तरह से वो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। वो रेजिग्नेशन वैसे ही आज या नहीं तो कल देंगे, और नहीं तो मेरे अनशन तोड़ने के साथ आंदोलन तो ख़त्म नहीं होगा, तो हमारे सीजेपी के जो छात्र हैं वो करवाएंगे। इस पर ध्यान देने से ज़्यादा मुझे छात्रों की रक्षा सुरक्षा पर देना था, ताकि वो जब कार्रवाई करें तो उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, वो कवर में दे सकूं। बाकी वो कर सकते हैं, और क्योंकि उन्हें ही नुकसान हो रहा था तो मुझे पता था ये जल्द ही हो जाएगा रेजिग्नेशन का काम भी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर कल रात को लगभग 12 बजे, रात के 12 बजे, जबकि दिन में इतने सारे लोग आए थे, छात्र आए थे, नेता आए थे, एमपीज़ आए थे, जो कि ये अंडरस्टैंडिंग और ये अनशन तोड़ने के लिए आए थे। मेरी डिमांड यही थी कि मैं सबके उपस्थिति में ये अनशन तोड़ूंगा, जहां मंत्री भी होंगे, जिनसे हमने कॉम्पनसेशन लेना है, ये गारंटी लेना है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनका उपस्थित होना भी ज़रूरी है। साथ में हर एक पार्टी के, मैंने कहा था, 2-2 एमपीज़ होंगे, सीजेपी के नेता होंगे, लद्दाख के नेता होंगे। मगर उन सब को वापस करने के बाद फिर कल रात को कोई 12 बजे मुझे बताया गया कि मंत्री अभी आ रहे हैं, वो मान गए हैं ये अनशन तोड़वाने पर, लिखित में भी देने पर। अब एक तरफ मेरा सबसे बड़ा डर और ये जल्दी करने का कारण ये था कि आपको याद होगा दिल्ली में हालात इस तरह बनते जा रहे थे कि कभी भी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। कल रात को जो मैं वीडियोस देख पा रहा था उससे लग रहा था कि कनॉट प्लेस एरिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप ही लोग रिपोर्ट दे रहे थे, और मुझे बार बार याद आ रहा था लद्दाख का 24 सितंबर, जिसमें बहुत बेरहमी से पुलिस और सीआरपीएफ ने गोलियां सर में, सीने में मार के लद्दाख के युवाओं का कत्लेआम किया था। और वो यहाँ हो सकता है, इसका मुझे डर था। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये अनशन का मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर मैं अनशन तोड़ूं और ये डिफ्यूज़ कर सकूं तो शायद हिंसा रोक सकूं, ऐसा सोचकर मैं राज़ी हुआ अनशन तोड़ने को। मगर मैंने कहा मुझे इनके उपस्थिति में ही सिर्फ नहीं तोड़ना है, मुझे और लीडर्स को बुलाना है। मगर रात के 12 बजे मैं किसे बुलाता, और बुलाता भी तो घंटे लग जाते, और मिनिस्टर्स वहाँ से लगभग निकल पड़े थे। तो आनन फानन में लद्दाख के जो नेता थे वो एक ही जगह पे रहते थे, चाणक्यपुरी लद्दाख भवन में एक ही जगह पे। तो उनको मैंने बुलाने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि लद्दाख के नेता भी होंगे कम से कम, और कोई ना हो तब मैं करूँगा। मगर ये एजेंसीज नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आप उनको नहीं बुला सकते हैं, इन्हीं के उपस्थिति में कीजिए। जिस पर मैंने बिल्कुल फुट डाउन करके कहा फिर मुझे कोई साइन नहीं करना है, ना ही अनशन तोड़ना है, रहने दीजिए।
फिर वो बात करने लगे। उसी बीच मैंने सोचा इनसे पूछते रहने के बजाय मैंने फ़ोन किया लद्दाख के नेताओं को। मैंने कहा आप लोग गाड़ी लीजिए और चल पड़िए यहाँ के लिए, यहाँ आएंगे, देखा जाएगा। मैं आप लोगों की उपस्थिति के बिना, सिर्फ 2 मंत्रियों की उपस्थिति में बिल्कुल अनशन नहीं तोड़ूंगा। तो लद्दाख के नेता वहाँ से निकल पड़े। जब निकल पड़ने लगे तब उन्होंने फिर मजबूर होकर उनको मदद करने लगे आने में भी। तो वो भी पहुँचे 12:30 बजे, उधर मंत्री भी पहुँचे। और क्योंकि कनॉट प्लेस में इतना बड़ा हादसा का डर था तो मैंने इसे और एक दिन टालने से मना या अच्छा नहीं समझा इसे। और जितना जल्दी मैं ये कह सकूं कि मैं अनशन भी तोड़ रहा हूं, कृपया शांति रखिए, बेहतर होगा देश के लिए। और एक जगह अगर हिंसा हो गई तो तमाम शहरों में हिंसा होगी। आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। आप घर बैठे सोफ़ा पर से इसके साथ क्यों अनशन तोड़ा, उसके साथ क्यों नहीं तोड़ा। बहुत आसान है आपके लिए कहना कि इसमें क्या सौदा हुआ, क्या डील हुआ, बहुत आसान है। अपने ज़बान को ज़रा तोल कर बात कीजिएगा। कितना आप हानि कर सकते हैं किसी के दिल को, जो हफ्तों से घर नहीं गया है, सड़क पर बैठा है भूखा प्यासा, उस पर ऐसा बोलते हुए आप लोगों में ज़रा भी रहम नहीं आई। मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो ऐसे हालात में जब खतरा था विस्फोटक स्थिति का, तो लद्दाख के नेताओं को लाकर उनके साथ मैंने बाकायदा लिखवा कर लिया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी छात्र नेताओं पर, छात्रों पर, सीजेपी पर। और फिर लिखवाया कि कॉम्पनसेशन होगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। हाँ, मैंने अकाउंटेबिलिटी के बारे में उनसे ज़रूर कहा कि आप समय लेके भी करिए, मगर ये करना होगा आपको। जोर नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है ये वैसे भी होने ही वाला है। तो मैं और 2 दिन के लिए इसको क्यों टालता। इस जितना जल्दी होता भारत की शांति के लिए ये उतना ही काम आता, ये अनशन का तोड़ना। तो ऐसे हालत में कल मेरा अनशन तोड़ना हुआ। मेरे सबसे बड़ा दुख था कि मुझे उन हालात में तोड़ना पड़ा, रात के 12:30 बजे, जिसमें मेरे साथी जो छात्र हैं वो भी नहीं आ पाए। जो एमपीज़ यहाँ आए थे मिलने के लिए मुझसे, जिनको मैं बुलाना चाहता था दोबारा ताकि मैं उनके उपस्थिति में उनके हाथों से भी लेकर अनशन तोड़ूं, वो नहीं आ पाए। वो मेरे दिल का सबसे बड़ा दुख होगा। मगर फिर कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। 100% आपको हर चीज़ नहीं मिलता है, आपको निभाना पड़ता है। वही मैं आपसे भी कहूँगा, आप किसी भी विचारधारा के होंगे, आपको बीजेपी से समस्या होगी, आपको कांग्रेस से समस्या, आपको सोनाम वांगचुक से समस्या होगी, मगर हर चीज़ में आपकी तमन्नाएं पूरी नहीं होंगी। खुंदक जो आपका है वो शायद पूरा नहीं होगा। कहीं पर हमें बैलेंस देखना पड़ता है। कहते हैं ताश के खेल में जीतने वाला वो नहीं है वो जो ज़्यादा किस्मत जिसकी चलती है, बल्कि वो है जिसे कब उठकर जाना है ये समझ आता है। तो मैं यही सोच रहा था, अब इसे रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो सकता है देश में। तो ऐसे हालात में कल 12:30 बजे मैंने अनशन तोड़ा। अगर ये गलत था तो मैं कसूरवार हूँ, मुझे सज़ा दीजिए या मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं शायद फिर ऐसा कभी गलती ना करूं कि अपना पूरा ज़िंदगी दे के दिल्ली के सड़क पर इन हालातों में रहूं। मगर नहीं, मेरा ख़्याल ये है कि आप अनजान हैं, आपको ख़्याल नहीं है क्या यहाँ हालात थे, कैसे मुझे रखा गया है, इस दिल्ली को कैसे नॉर्थ कोरिया बनाया गया है, जिस पर कि सवाल उठने चाहिए, जिस पर कि हम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे कि कैसे नागरिकों को ऐसे ट्रीट किया जाए जब दिल्ली हाई कोर्ट अपने फैसले सुनाती है। ये एक अलग चैप्टर है, मगर जो भी गुजरा है उसके बावजूद ये सब सहते हुए भूख के ऊपर ये सब हमने किया है। आपके लिए कहना बहुत आसान होता होगा, मगर हमारे लिए हर चीज़ में से गुज़रना, उसे जीना और उसमें से फिर निकल कर आना उतना आसान नहीं है। तो थोड़ी सी आप भी मन में संवेदना रखिएगा।
संवेदना रखिएगा, हमदर्दी रखिएगा हमारे साथ। अभी मैं उठ के खड़ा हो भी नहीं पाया हूँ कि ऐसी बातें जो कि दिल को चीर के जाती हैं सुनने के हालत में नहीं हूँ। कृपया अपने वाणी को लगाम दीजिएगा। बोलें तो प्यार की वाणी बोलिएगा, न बोलें तो ना ही बोलें, फिर वो ज़्यादा मेरे लिए